चलो लिखो अब, परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति। हाँ, परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति। परमाणु की संरचना एवं स्पेक्ट्रमों की प्रकृति। सबसे पहले आप लिखिए परमाणु संरचना का इतिहास। परमाणु संरचना का इतिहास। देखो, परमाणु संरचना के इतिहास में जो आपको सबसे पहले समझना है कि प्राचीन काल से परमाणु संरचना के बारे में कौन कौन से लोग आए और अपनी कौन कौन सी धारणाओं को क्या किए, वो प्रस्तुत किए। तो कुछ आइडिया है किसी को? एकदम नया चैप्टर ये चालू हो रहा है, थ्योरेटिकल इसमें ज़्यादा है, न्यूमेरिकल भी बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उठा करके देख लेना। हाँ, न्यूमेरिकल सभी न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। न्यूमेरिकल लास्ट में जो आप पढ़ेंगे, जैसे कि परमाणु के विविध ऊर्जा स्तर, वहाँ पे आपको बताया जाएगा हाइड्रोजन सदिश परमाणु का। तो कुछ पोर्शन इसके इम्पॉर्टेंट हैं, सभी पोर्शन इसके इम्पॉर्टेंट नहीं है, जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि 9th से ही है परमाणु संरचना, मतलब 9th में कुछ लड़के पढ़ते नहीं हैं, उन्हें इंटरेस्ट ही इतना नहीं रहता, उन्हें पता ही नहीं रहता कि ये इतना हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हम क्या करेंगे, बेसिक से पढ़ा दे रहे हैं आपको सभी चीज़ें। आपको तैयार क्या करना है, जैसे क्या क्या आप पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले परमाणु संरचना क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्यों हम पढ़ते हैं, आखिर परमाणु संरचना क्यों पढ़ रहे हैं, पहला चीज। दूसरा, किन ने बताया, मतलब किन किन ने इनके बारे में अपने क्या किए, वक्तव्य दिए, किसने बताया। ठीक है, तो बताओ, सबसे पहले परमाणु संरचना हम पढ़ते ही क्यों? ये चैप्टर आपको दिया गया है, पूरा का पूरा एक चैप्टर है, उससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। आप परमाणु संरचना क्यों पढ़ते हैं, या ये चैप्टर इन्वॉल्व क्यों किया गया? तो कहीं किताब में तो नहीं लिखा हुआ है, इसमें डायरेक्ट रदरफोर्ड से चालू कर दिया है। लोग सुनो रदरफोर्ड कौन से। जहाँ तक मेरा अपना वक्तव्य है, हर चीज़ परमाणु से मिलकर बना है कि नहीं? क्या सभी का गुण एक जैसा है? सब परमाणु से ही मिलकर बने हैं, परंतु सभी का गुण क्या है, अलग अलग है। आखिर ऐसा जब सब एक ही चीज़ परमाणु से मिलकर कोई बने हुए हैं, तो इनके गुण भिन्न भिन्न क्यों होते हैं? इसका जवाब आप किस हिसाब से देंगे, किस आधार पे देंगे कि जब सभी दुनिया के जितने भी मैटर यानी पदार्थ हैं, वो किससे मिलकर के बने हैं, एटम यानी परमाणु से मिलकर के बने हुए हैं। और जब सब एटम से ही मिलकर के बने हुए हैं, तो सबका गुण एक जैसा होना चाहिए। आखिर सबका गुण अलग अलग क्यों है? तो इसके लिए हमें परमाणु के बारे यानी परमाणु की संरचना के बारे में जानना पड़ेगा। इसलिए हम परमाणु संरचना को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। यानी क्यों पढ़ते हैं? प्रत्येक पदार्थ की मूल इकाई परमाणु होते हुए भी पदार्थों के गुणधर्म रासायनिक भौतिक क्या है, भिन्न भिन्न है। आखिर ऐसा क्यों है? इन चीज़ों को जानने के लिए हमें परमाणु संरचना का अध्ययन करना पड़ेगा। इसलिए हम परमाणु संरचना पढ़ते हैं। पहली चीज, किसने बताया परमाणु संरचना के बारे में? परमाणु संरचना के बारे में एक दो लोग नहीं, कई लोग बताए हैं। सबसे पहले थे महर्षि कणाद। कौन थे? महर्षि कणाद। वो भारत के ही थे। महर्षि कणाद कहाँ के थे? भारत के ही थे। और वो सबसे पहले अपना एक वक्तव्य प्रस्तुत किए, एक प्रमाण दिए कि प्रत्येक पदार्थ बहुत ही सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना हुआ है, जिसे कण कहा जाता है। कणाद यानी सबसे पहले कौन है? किसने बताया परमाणु संरचना के बारे में? तो आप कहेंगे
सबसे पहले कड़ाद है। कौन है? उसके बाद कौन है? सर धुंधला है। उसके बाद कौन है? उसके बाद कौन है? तुम यहाँ पढ़ रही हो, उसमें पढ़ रही हो? सर पढ़ रहे थे। हाँ, फिर उसके बाद देख लिए अपना, बस यहाँ देखो, बस वो सोचो ही मत क्या है। ठीक है, कौन? कड़ाद आए सबसे पहले। कड़ाद, कड़ाद के बाद कौन है बताओ? डीमोक्रेटस। कौन है? डीमोक्रेटस। फिर इसके बाद है ल्यूसीपियस। कौन है? ल्यूसीपियस। फिर इसके बाद आप क्या जाते हैं? डाल्टन से स्टार्ट करिए, बीच में कई लोग हैं। जॉन डाल्टन। डाल्टन के बाद थॉमसन। थॉमसन के बाद रदरफोर्ड के बाद नील्स बोर। नील्स बोर, उनके बाद नील्स बोर के बाद श्रोडिंगर। कौन है? श्रोडिंगर। श्रोडिंगर के पहले है हाइजेनबर्ग। केमिस्ट्री पढ़े होगे? हाइजेनबर्ग है, परमाणु संरचना से लेकर के नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताते हैं, मगर कहा तो जाएगा ना, उसी से रिलेटेड है। हाइजेनबर्ग। हाइजेनबर्ग के पास श्रोडिंगर वेव थ्योरी आती है। ठीक है, श्रोडिंगर। कौन है? श्रोडिंगर। श्रोडिंगर। श्रोडिंगर के बाद आ जाती है फाइनल में आपका अभी जो इसमें सबसे मेन जो चल रहा है स्ट्रिंग। क्या है? स्ट्रिंग थ्योरी। ये सबसे मेन है, न्यू थ्योरी है स्ट्रिंग थ्योरी। इतने लोग हैं जो परमाणु के बारे में अपने अपने वक्तव्य को क्या करते हैं? प्रस्तुत करते हैं। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ परमाणु की अगर बात होगी, सिर्फ परमाणु के लिए 4 लोग बहुत हैं। यहाँ से स्टार्ट करिए। कड़ाद, डीमोक्रेटस, ल्यूसीपियस, जॉन डाल्टन, थॉमसन और रदरफोर्ड और नील्स बोर। ये परमाणु संरचना को तो देते ही, मगर जैसे हाइजेनबर्ग में अनिश्चितता के सिद्धांत में तुम पढ़े होगे कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति, इलेक्ट्रॉन की संवेग तथा स्थिति का एक साथ निर्धारण संभव नहीं है ना, ऐसे करके तो इलेक्ट्रॉन को लेकर के है। श्रोडिंगर वेव थ्योरी। श्रोडिंगर वेव थ्योरी इलेक्ट्रॉन की क्या बताता है? कला और स्थिति को बताता है। क्या बताता है? उसकी कला और स्थिति को श्रोडिंगर बताते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है, आप अगर इसे परमाणु सिद्धांत या परमाणु संरचना से अलग रख करके भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मतलब ये परमाणु संरचना को लेकर के नहीं है, परमाणु उपस्थित इलेक्ट्रॉनों, उनके मूल कणों को लेकर के ये गुण है। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, श्रोडिंगर का वेव सिद्धांत, स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी तो अलग ही चीज़ है, वो बताता है कि जो आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, ये भी छोटे छोटे रस्सियों जैसे संरचना से बने हुए हैं, जिन्हें क्वार्क और एंटी क्वार्क कहा जाता है। अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक आप जब पहला पढ़ेंगे थ्योरी इसमें बताया जाएगा। ये स्ट्रिंग थ्योरी है ना, और इसमें कई वक्तव्य हैं, आपको हम समझाते हैं। जैसे क्या होता है कि आखिर क्या रीजन है कि एक ही व्यक्ति, एक ही जैसे कोई लड़का है उसे सब नहीं पसंद करते, आपके सब मित्र नहीं होते, कुछ यूनिक 4, 5, 6, 7 मित्र होते हैं, 10 मित्र होते हैं, और सभी का गुणधर्म लगभग एक जैसा होगा। आखिर ऐसा क्या रीजन है कि आप 10 को ही पसंद कर रहे हैं, बाकी इतने लोगों को पसंद नहीं कर रहे हैं? आप जिसको नहीं पसंद करते हैं उसे और लोग पसंद करते हैं। जैसे शाहरुख खान है, सारके हो गए, अभी इसी में कई लोग कहेंगे हाँ हमें बड़ा पसंद है, भाई हमको नहीं पसंद है। वो हो सकता है इसकी प्रायिकता ज़्यादा हो जाए ना पसंद की, मगर आप कहीं चले जाइए तो ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या रीज़न है? अब मुझे जो पसंद है उसे कोई नहीं पसंद करेगा। अब कौन पसंद है हमें बताओ? एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम सुने हो? अरे जो वो मूवी बनाया था ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, द माउंटेन मैन मांझी करके था ना। तो मुझे वो शक्ल से मतलब नहीं होता, एक्टिंग कितनी अच्छी आप करते हैं। बताओ, आपसे एक बच्चन है, अमिताभ बच्चन के बेटे हैं, मगर एक्टिंग का जो अगर बात किया जाए तो क्या है भाई, अब हमें नहीं अच्छा लगता है। हो सकता है आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता तो नहीं लगता है ना, आती है या नहीं आती है। तो ऐसे सेम टू सेम है स्ट्रिंग थ्योरी। वो कहता है कि आखिर ऐसा क्या रीज़न है
कि किसी व्यक्ति को कुछ ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं जो और किसी को पसंद नहीं आती हैं। तो बताया गया कि भैया ये छोटे छोटे स्ट्रिंगों से मिल करके बना हुआ है तरंग, और इसका स्ट्रिंग और उसके स्ट्रिंग से क्या करता है, मैच करता है। जैसे कोई है तो उसका एक एंटी होगा कि नहीं, जैसे प्रोटॉन है तो उसका इलेक्ट्रॉन। तो अगर मेरे अंदर वो स्ट्रिंग है तो मेरा जो एंटी स्ट्रिंग अगर आपके पास है तो पसंद करने लगेंगे आपको। और पता चला जो स्ट्रिंग मेरा है वही स्ट्रिंग तुम्हारा है तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन होगा, गुड नहीं, सेम हो जाएगा, तो आप हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ तक की थ्योरी ये बताती है स्ट्रिंग थ्योरी, जो कि आप हायर क्लासेस में नाम सुनेंगे या पढ़ेंगे हमें नहीं पता, ठीक है। मगर हाँ, ये नॉर्मली आपके सिलेबस में क्या है, आपके सिलेबस में रदरफोर्ड नील्स बोर। हम सिर्फ इतना ही पढ़ा दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। एनसीईआरटी क्लास 12 आपसे यही जानना चाहता है कि आप रदरफोर्ड और नील्स बोर के बारे में क्या क्या जानते हैं, और यही आपको सिर्फ तैयार ही करना है। बाकी कहानियों को बस प्रवचन की तरह सुन लेना। आप सुनाएंगे भी, लिखवाएंगे नहीं, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं। एक बार जल्दी जल्दी हम चीज़ों को क्या कर दे रहे हैं, रिविजन कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, करार। करार की अपनी जो कहानी है आज से लगभग 5000 से 6000 साल पहले की कहानी। इनका नाम था महर्षि करार। क्या नाम था, महर्षि करार। जहाँ तक हमें लगता है कि ये आपका एक इतिहास में काल रहा, इसे वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक काल, वैदिक काल के पूर्व में रहे होंगे, और इनका अपना सिर्फ छोटा सा एक वक्तव्य था कि प्रत्येक पदार्थ बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं, और वो जो छोटे छोटे कण हैं उसे क्या कहे, परमाणु आगे चल के कहा जाता है, परंतु वो कण कहे थे। क्या कहे थे, कण। यानी सबसे पहले पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम और सूक्ष्मतम इकाई की अगर कोई अवधारणा लाया था तो आज से 4 से 5000 साल पहले कौन लाए थे, महर्षि करार। और बोल दिए थे कि प्रत्येक पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना। महर्षि करार के बाद डेमोक्रिटस, ल्यूसिपियस ये भी आते हैं। उन छोटे छोटे कणों के कुछ गुणधर्म के बारे में बताते हैं, जो कि सब कुछ गलत रहा। ल्यूसिपियस और डेमोक्रिटस जो थे, महर्षि करार के सिद्धांतों को थोड़ा और क्या करते हैं, मैग्नीफाई करते हैं, आवर्धित करते हैं, बड़ा करके विस्तारित करके बताते हैं। और क्या कहते हैं कि जो छोटे छोटे कणों से मिल करके बने हैं यही कण पदार्थों के गुणों का क्या करते हैं, निर्धारण करते हैं। बस, यानी यही जो कण है वो पदार्थ के गुणों का निर्धारण करते हैं। कोई ठोस क्यों है, कोई द्रव क्यों है, कोई गैस क्यों है, कोई चालक क्यों है, कोई कुचालक क्यों है, वो इन कणों के माध्यम से आप समझा सकते हैं। ऐसा ल्यूसिपियस और डेमोक्रिटस करते हैं। परंतु इन सभी की धारणाएं जो थी किसी प्रयोग पर आधारित नहीं थी, मात्र एक परिकल्पना था। क्या था, हाइपोथेसिस, परिकल्पना, इमेजिनेशन था। इस वजह से इनके नियम, महर्षि करार और डेमोक्रिटस और ल्यूसिपियस के नियमों को छोड़ दिया गया। क्यों छोड़ दिया गया, क्योंकि ये मात्र एक क्या थी, इनकी परिकल्पना थी। कोई प्रायोगिक निर्धारण प्रयोगशाला में कोई निर्धारण संभव नहीं था, और इनके जो भी अपनी धारणाएं थी उन धारणाओं की सहायता से पदार्थों के गुणों का सही व्याख्या नहीं हो पा रहा था। कुछ की व्याख्या होता था, कुछ की व्याख्या नहीं होता था। इस वजह से महर्षि करार, ल्यूसिपियस और डेमोक्रिटस के नियमों को छोड़ दिया गया। अब जो मेन कहानी चालू होती है, जॉन डाल्टन 1807, जॉन डाल्टन 1807 ईस्वी से। जॉन डाल्टन भी कोई प्रयोग नहीं करते हैं, ये भी परिकल्पना ही प्रस्तुत करते हैं, और परिकल्पना प्रस्तुत करके परमाणु के गुणों को प्रदर्शित कर देते हैं। कौन, जॉन डाल्टन परिकल्पना ही अपना बनाते हैं। यानी वास्तव में जॉन डाल्टन लैब में तो कोई प्रयोग करे नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करे, पदार्थों के गुणों के आधार पर ही अपनी परिकल्पना दे डालते हैं। यानी पहले पदार्थों के गुणों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, जैसे मेंडल किए थे, जॉन मेंडल थे ना, क्यों, हाँ मटर वाला भाई। मेंडल ने तो पहले नियम बना लिए थे कि पौधे को प्रयोग करे थे, पौधे प्रयोग करके तब नियम बनाए थे। ऐसे जॉन डाल्टन कोई इनके पास बहुत बढ़िया लैब तो था नहीं, कुछ नहीं था, रहा तो इनका परिकल्पना नहीं, परंतु परिकल्पना हवा में नहीं था, प्रयोग के आधार पर परिकल्पना था। जबकि इन लोगों का कोई प्रयोग नहीं, डायरेक्ट क्या था, परिकल्पना ही था। ये क्या करते हैं, पदार्थों के गुणों का अध्ययन करते हैं, छोटे छोटे कणों के गुणों का अध्ययन करते हैं। अध्ययन से जो इन्हें चीज़ें प्राप्त होती हैं
तब वो जानबूझ करके अपना कुछ ऐसा नियम बनाते हैं जो उन सब की क्या करे, व्याख्या कर दे। नहीं समझ में आया? जॉन डाल्टन और इदमहर्थ बराड, डेमोक्रिटस और ल्यूसिफियस के नियम में क्या डिफरेंस है? ये सिर्फ और सिर्फ परिकल्पना करते हैं, कोई प्रयोग। ये पहले क्या करते हैं, प्रयोग नहीं करते हैं, पदार्थों के गुणों का अध्ययन करते हैं और अध्ययन करने के बाद तब अपनी परिकल्पना देते हैं। अब बड़ा सिंपल सा इनका परिकल्पना था। जॉन डाल्टन की परिकल्पनाएं कितनी है? 5 बहुत ही प्रमुख हैं। सबसे पहला जो सबके लड़के की दिमाग में रहता है कि परमाणु अविभाज्य है, अर्थात इसे और नहीं तोड़ा जा सकता है। ये किसकी परिकल्पना है? डाल्टन। मतलब किसी भी पदार्थ को अगर आप तोड़ते चले जाएंगे तो लास्ट में सबसे छोटी इकाई क्या मिलेगा? परमाणु मिलेगा, जिसे आप और नहीं तोड़ सकते हैं, जो कि गलत हुआ। जानते हो कैसे गलत हुआ? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब परमाणु के अंदर ही मिले, छोटी छोटी इकाई कहाँ से हो जाएगा? दूसरी जो जॉन डाल्टन की परिकल्पना थी वो ये बताते हैं कि पदार्थों के भौतिक एवं रासायनिक गुण दोनों कौन निर्धारित करते हैं? परमाणु। कौन निर्धारित करते हैं? परमाणु। जो कि ऐसा नहीं। आप समस्थानिक संभारिक के बारे में जानते ही, सब एक ही पर, जैसे हाइड्रोजन है, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्राइटियम, सब में तो हाइड्रोजन का ही परमाणु है, मगर सबका गुण क्या है? अलग अलग है। यानी ये उस समय अपना बताते हैं, क्या बताते हैं? दूसरा नियम, पहला परमाणु क्या है? अविभाज्य है। दूसरा, किसी पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का जो निर्धारण होता है वो परमाणु के आधार, यानी किसी भी जो गुण होता है वो परमाणु ही निर्धारित कर देता है। तीसरी परिकल्पना देते हैं, जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में जुड़ते हैं तो सरल गुणित अनुपात में जुड़ते हैं। सरल गुणित अनुपात का मतलब कभी भी आधा परमाणु नहीं है, आधा परमाणु नहीं होगा, यानी किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में परमाणु भाग नहीं लेता है, परमाणु टूटता नहीं है, टूटता नहीं। जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि रासायनिक प्रक्रिया में परमाणु नहीं, कौन भाग लेते हैं? इलेक्ट्रॉन। कौन भाग लेते हैं? पहले अणु परमाणु में टूटता है, फिर परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, तब जाकर के भाग लेते हैं। तो डाल्टन का ये भी नियम क्या रहा? गलत रहा। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि एक ही परमाणु के भार हमेशा क्या रहते हैं? समान रहते हैं। मतलब हाइड्रोजन कहीं से भी तुम पकड़ोगे तो उसका द्रव्यमान एक ही रहेगा, जबकि जानते हो संभारिक 1h1, 1h2, 1h3, इनके नियम को क्या किया? गलत कर दिया। भाई परमाणु एक ही है मगर सबका भार क्या है? अलग अलग। फिर वो क्या कहते हैं कि एक ही विभिन्न पदार्थों के परमाणु भार कभी समान नहीं हो सकते हैं। समस्थानिक आ गया ना, आ रहा नहीं? समस्थानिक, संभारिक। समस्थानिक क्या होता है? स्थान एक ही रहता है, भार क्या होता है? अलग अलग। और संभारिक के भार समान होता है और परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। तो कहने का मतलब कि जॉन डाल्टन तो सब उल्टा ही बता रहा है, बताए ये सब, मगर सब कुछ क्या रहा इनका? उल्टा ही रहा। कुछ चीज़ें इनकी सही थी, मगर एक समस्या तब भी था, ये प्रयोगशाला में कोई प्रयोग नहीं किए थे। फिर भी 1860 से लेकर के 1897 या 98 तक इनके नियम को मान्यता दी गई। वैसे 1897 ही है, लगभग कितने साल हो गए? 90 साल। ये बंदा सब कुछ गलत बताया, पूरी कहानी को गलत बताया है ना, हीरो को गुंडा, गुंडा को हीरो, सब उल्टा सीधा। फिर भी 90 साल तक इनके नियमों को मान्यता दी गई, प्रयोग किया जाता रहा। लास्ट में फाइनली कौन इनके नियम को गलत कर देते हैं? जे टॉमसन। कैसे गलत करते हैं? कैथोड किरणों की खोज से। याद है ना? वो याद है? कैथोड किरण कई बार मैं बताया हमसे। इसलिए वैद्युत विसर्जन नलिका में जो करते हैं, तो वैद्युत विसर्जन नलिका में हरे रंग का क्या होता है? स्फुरदीप्त जो चमक उत्पन्न होती है, तो डाल्टन कहते हैं कि ये चमक परमाणु के अंदर से बहुत छोटे छोटे कण निकल रहे हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन क्या कहा गया। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन की खोज हुई तो इनका जो मेन था, सबसे बड़ा जो परमाणु ब्रह्मास्त्र था कि परमाणु क्या है? अविभाजित है। अब अविभाजित मान करके इनका पूरा क्या था? गुण था। और वही वो कह दिए कि परमाणु अविभाजित नहीं बल्कि क्या है? विभाजित है। तो बाकी सब के सब नियम खतरे में आ गए। 1897 में जे टॉमसन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन की खोज करते हैं, कैथोड किरणों की खोज करते हैं। आगे चल करके पता चला कि यही कैथोड किरणें क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो जा करके इनका 90 साल बाद पूरा का पूरा नियम क्या रहा? गलत हो गया। समझ में? सोचो, महर्षि कणाद, डेमोक्रिटस
लिसिपियस, ये सब अंधेरे में तीर मार रहे थे। अंधेरे में तीर मारने को तो समझ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ परिकल्पना दे रहे हैं, कोई सैद्धांतिक नहीं था। उसी अंधेरे की तीर में थोड़ा सा दिमाग लगा करके कौन आए? जॉन डाल्टन आए। पदार्थों के गुणों का अध्ययन करते हैं, फिर उसके बाद परमाणु संरचना प्रस्तुत करते हैं। कह देते हैं कि वह परमाणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम मूलभूत इकाई है जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक पदार्थों का निर्माण इसी मूल इकाई परमाणु से ही होता है। फिर वो क्या करते हैं? परमाणु के कुछ गुण बताते हैं। कौन कौन से गुण बताते हैं? कम से कम 4 या 5 गुण आपको याद रहना चाहिए। पहला, परमाणु अविभाज्य है। दूसरा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु नहीं बल्कि कौन भाग लेता है? अणु, पदार्थों का अणु भाग लेता है। अणु किसे कहते हैं? ये एनसीईआरटी क्लास 8 में बहुत अच्छे से है। एक होता है तत्वों का अणु, एक होता है यौगिकों का अणु। जब एक ही प्रकार के परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो उससे जो बनता है उसे तत्वों का अणु कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन H2, H2 में क्या है? 2 परमाणु है मगर तत्व का एक ही है ना, इसे क्या कहेंगे? तत्व का परमाणु। जबकि H2O ये यौगिक है ना, इसमें कितने हैं? 3 परमाणु हैं और इसे यौगिक का परमाणु कहा जाएगा। यौगिक का अणु क्या कहा जाएगा? क्योंकि भिन्न भिन्न परमाणुओं के भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु से इन्वॉल्व हो गए हैं। समझना? तो 8th से ही इसके बारे में बताया जाता है, मगर 8th में कहाँ पढ़े? 9th में भी डिटेल में पढ़ाया गया, तो आपके सिलेबस में था, पढ़े कि नहीं पढ़े हमें नहीं पता। तो डिटेलिंग है परमाणु संरचना के बारे में, मगर आप पढ़ते क्या हैं? 9th में भी कोचिंग नहीं करे, स्कूल में पढ़ाया नहीं गया, 10th में है नहीं, 11th में है, सब पढ़ाए होंगे परमाणु संरचना अगर होगा। अब 12th में मिले हो तो पढ़ो सब। फिर भी हम पूरा एकदम शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको सब समझा दे रहे हैं। नोट्स आपको वही प्रोवाइड कराएंगे जो आपके सिलेबस में रदरफोर्ड और नेल्स हो। तो चलिए, यहाँ तक कहानी क्लियर हो गई। जॉन डाल्टन का एक बार फिर से रिकॉल कर लो। परमाणु पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिल करके बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु क्या है? अविभाजित है। किसी भी पदार्थ का निर्माण परमाणुओं से ही होता है। परमाणु सरल गुणित अनुपात में आपस में जुड़ता है। एक ही तत्व के विभिन्न परमाणुओं का द्रव्यमान समान होता है, अलग अलग नहीं हो सकता है। विभिन्न तत्वों का परमाणु द्रव्यमान समान नहीं हो सकता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के अणु भाग लेते हैं, परमाणु भाग नहीं लेते हैं। ये क्या था? जॉन डाल्टन का। ठीक है ना? अब जॉन डाल्टन के नियमों को ठेस कौन पहुंचाएगा? जे थॉमसन 1897 कैथोड किरणों की खोज से। और क्या वो करते हैं? कैथोड किरण यानी तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों की खोज कर देते हैं, जिससे पता चल जाता है कि परमाणु क्या निरावेशित कणों से मिलकर के बना हुआ है। जिसे जॉन डाल्टन क्या कहते थे? जॉन डाल्टन का क्या कहना था कि परमाणु विभाजित ही नहीं है, और थॉमसन कह रहे हैं ये विभाजित है, इसमें से क्या निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। अच्छा, वो इलेक्ट्रॉन की खोज कर देते हैं, फिर एक अपनी परिकल्पना दे डालते हैं। जानते हो क्या? कि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है? धनायन, प्रोटॉन। फिर बोले प्रोटॉन। उन्हें कहाँ पता था प्रोटॉन? प्रोटॉन उन्हें नहीं पता था। वो कल्पना करे थे कि जितने इसमें ऋणावेशित कण है उतने ही धनावेशित कण है, जिसके कारण परमाणु क्या है? उदासीन है। फिर ये परिकल्पना मार दिए, इलेक्ट्रॉन की तो खोज कर दिए, मगर फिर परिकल्पना क्या है? जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही क्या है? धनावेशित कण है। अब उतने ही धनावेशित कण है कि नहीं, इसका जांच कौन करता है? रदरफोर्ड। अल्फा कण की बमबारी, और इससे निष्कर्ष प्राप्त करके रदरफोर्ड तब सिद्ध करते हैं कि उतने ही धनावेशित कण है। कहाँ है, कैसे हैं, क्या नाभिक है, क्या है, पूरी कहानी आप डिटेल में पढ़ते चले जाएंगे। अब चलो स्टार्ट करो लिखना थोड़ा सा। यहाँ से भी समझाना है, थोड़ा इसके बारे में लिख लीजिए। लिखिए पदार्थों के, लिखिए, हाँ सिर्फ थोड़ा सा पूरे लिखो। पदार्थों के मूल कणों, पदार्थों के मूल कणों, मूल कण मतलब समझते ना, फंडामेंटल पार्टिकल। पदार्थों के मूल कणों के संदर्भ में पदार्थों के मूल कणों के संदर्भ में सर्वप्रथम महर्षि कणाद
महर्षि कणाद, डेमोक्रिटस, महर्षि कणाद, डेमोक्रिटस तथा ल्यूसिपियस ने, डेमोक्रिटस तथा ल्यूसिपियस ने, ल्यूसिपियस महत्वपूर्ण परिकल्पनाएं प्रस्तुत किया, महत्वपूर्ण परिकल्पनाएं प्रस्तुत किया। महत्वपूर्ण परिकल्पनाएं प्रस्तुत किया, परंतु ये परिकल्पनाएं किसी विशेष प्रयोग पर आधारित नहीं थे, किसी विशेष प्रयोग पर आधारित नहीं थे। नहीं थे, इसलिए इन्हें कोई मान्यता नहीं मिला, इसलिए इन्हें कोई मान्यता नहीं मिला। परंतु जॉन डाल्टन ने पदार्थों के गुणों का अध्ययन करके, जॉन डाल्टन ने पदार्थों के गुणों का अध्ययन करके अपनी एक महत्वपूर्ण परिकल्पना 1807 ईस्वी में प्रस्तुत किया। 1807 ये 07 ये लिखे हैं, 1807 ईस्वी में प्रस्तुत किया। जो कि निम्नलिखित है, जो कि निम्नलिखित है। अब 1 बाय 1 इसके बारे में लिखिए। देखिए मैं आपको जॉन डाल्टन बता रहा हूँ, जे थॉमसन समझा दे रहा हूँ। एग्जाम में आएगा कहाँ से? रदरफोर्ड से। आपको बस वही तैयार करना है, रदरफोर्ड और नील्स बोर अच्छे से। पर ये नहीं पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में नहीं आएगा। हम नोट्स भी दे दे रहे हैं, अगर आपको पढ़ना सिर्फ क्या है, रदरफोर्ड और नील्स बोर, बाकी चीज़ें कभी भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जब आपका कॉन्सेप्ट मिसिंग हो तो आप एक आध बार पढ़ लेना, मगर तैयार करना सिर्फ रदरफोर्ड और नील्स, वही एग्जाम में आएगा। ठीक है ना? हाँ, तो पहला क्या है? पदार्थ परमाणु अविभाज्य नहीं, हाँ परमाणु अविभाज्य कण है और प्रत्येक पदार्थ की मूलभूत इकाई है, और प्रत्येक पदार्थ की मूलभूत इकाई है। परमाणु अविभाज्य कण है और प्रत्येक पदार्थ की मूलभूत इकाई है। जैसे हमारे शरीर की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है, सेल है ना। ऐसे ही किसी पदार्थ की मूलभूत इकाई क्या है? परमाणु है। हाँ, कोशिका तो विभाजित है। कोशिका क्या है यार, एक बार बताओ, वही चीज 4 बार बोल रहा हूँ, क्या नहीं लिखे हो बोलो। और प्रत्येक पदार्थ की मूलभूत इकाई है। एक बार इसे पूरा सुन लिया करो, पूरा सेंटेंस एक साथ बोलते हैं। और प्रत्येक पदार्थ की मूलभूत इकाई। अब देखिए, जैसे हमारे शरीर की मूलभूत इकाई कोशिका, क्या कोशिका नहीं विभाजित है? क्या नहीं विभाजित है? कोशिका द्रव्य है, केंद्रक है, कोशिकांग है, एक कली, दो कली, गाजी का है ना, लयन का है, तारक का है।
ढेर सारे ऐसे क्या हैं, कोशिका के भाग हैं। ऐसे जब शुरू ये बताया गया कि परमाणु क्या है, अविभाजित है। परमाणु क्या है, अविभाजित है। तो अविभाजित होने के साथ साथ आप तो अच्छी तरह से जान रहे हैं कि ये गलत है, तो सबको पता है विभाजित है, गलत है भाई, परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। अगर उनके हिसाब से अब आप चलिए, आप जो भी चीज़ें जानते हैं उसे अलग रखिए। आप जैसे जॉन डाल्टन की जो भी चीज़ें उन्हें समझने का प्रयास करिए। यानी वो क्या बताए कि प्रत्येक पदार्थ की मूलभूत इकाई कोशिका, मतलब दुनिया का कोई भी पदार्थ मतलब ठोस, द्रव, गैस, खैर 5 हैं अवस्थाएँ, 5 नहीं 9 हैं या 11 अवस्थाएँ हैं, और उसमें हम नहीं जाएंगे कितनी अवस्थाएँ। मगर हाँ, जो भी पदार्थ है जिसमें द्रव्यमान निहित है, अगर उसे तोड़ते चले जाएं तो लास्ट में क्या मिलेगा, परमाणु जरूर मिलेगा। इनके कहने का मतलब ये है। और फिर कहते हैं कि जब आपको परमाणु मिल जाएगा तब आप तोड़ भी नहीं सकते हो, क्योंकि परमाणु क्या है, अविभाजित है। समझ में? दूसरा लिखिए, इनका वक्तव्य क्या था। दूसरा लिखिए, परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। परमाणुओं के समूह को अणु कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में अणु भाग लेते हैं, परमाणु नहीं। रासायनिक अभिक्रिया में अणु भाग लेते हैं, परमाणु नहीं। अब रासायनिक अभिक्रिया मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, इसमें कौन भाग लेगा, अणु मतलब मॉलिक्यूल भाग लेगा, एटम रिएक्ट नहीं करेगा। किसके अनुसार, डाल्टन के अनुसार। जबकि वास्तव में आज की डेट में क्या होता है, अणु परमाणु में टूटता है, फिर परमाणुओं से क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन, उनका आदान प्रदान होता है, तब जाकर के पढ़े हो ना विद्युत क्या उसे कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य पदार्थ, जिसमें आयनों का आदान प्रदान से बना होता है, सहसंयोजी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बना होता है। सब तरह के बाइंडिंग है कि नहीं, आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध और उपसहसंयोजी बंध। तो यानी डाल्टन जस्ट उल्टा बता रहे हैं, वो कह रहा है कि अणु भाग लेता है, परमाणु नहीं। जबकि वास्तव में परमाणु भी नहीं, इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। आया ना भाई, का गलत तो सब है, मैं पहले बोला, मगर जो है वो तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तीसरा लिखिए, तीसरा क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु सरल गुणित अनुपात में क्रिया करता है या जुड़ता है। परमाणु सरल गुणित अनुपात में सरल गुणित अनुपात में जुड़ता है या क्रिया करता है, जुड़ता है या क्रिया करता है। इसका मतलब क्यों ये सरल गुणित अनुपात बोले, इनके सामने एक समस्या खड़ी हुई है कि परमाणु अविभाजित तो है, क्या रासायनिक अभिक्रिया में विभाजित तो नहीं हो जाता है। समझो, ये स्वयं अपने नियमों से परेशान है। जैसे कुछ नेता नहीं होते हैं, बड़ी बड़ी बात कुछ फेंक दिए, मगर फेंकने के बाद खुद ही परेशान हो जाते हैं। ऐसे 1807 ईस्वी में जॉन डाल्टन जो है कहे, सुनो परमाणु अविभाजित है। और उसके बाद जब इनसे पूछा गया परमाणु अविभाजित है, तो जैसे पानी है H2O, ये सीधा सीधा करके जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर लाए, H2 बन गया, फिर O ला के पास इधर दिए तो बन गया। और अगर ऐसे नहीं है, पहली बात तो अगर ऐसा है तो हम भी क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन हमारे वायुमंडल में है और ऑक्सीजन भी हमारे वायुमंडल में है, तो धड़ा भर सबको जुड़ करके पानी बच जाना चाहिए।
ऐसा नहीं होता है। तो बताया नहीं, ऐसी क्रिया नहीं होती है, कुछ विशेष परिस्थितियों में होती है। वो अनुकूल स्थिति परिस्थिति आपको उत्पन्न करना पड़ेगा, उतना दाब उतना ताप, क्या उसे करते हैं कैटलिस्ट, प्रेरक जो भी है ना, तब होता है। ऐसे नहीं होता, कुछ अपने से हो जाते हैं, कुछ के लिए वैसा सिचुएशन होता है, तब आ जा करके आप करते हैं। फिर इनसे कहा गया अच्छा चलिए ठीक है, मान लीजिए सिचुएशन नेचर से बना होगा, वो अलग का भाई, तो केमिस्ट्री में आप आ गए ना पूरा। इनसे ये पूछा गया कि अगर परमाणु अविभाज्य आप कहते हैं, तो जब ये आपस में किसी दूसरे से जुड़ते हैं तब ये सीधे ऐसे जुड़ जाते हैं कि विभाजित होकर के जुड़ते हैं। अगर ये विभाजित होकर के जुड़ेंगे तब तो इनका अनुपात दशमलव में आ जाएगा। भाई आधा आधा हाइड्रोजन होकर जुड़ गया, आधा ऑक्सीजन होकर के जुड़ गया, तब इसमें संख्या क्या रहेगा, जो यहाँ O है यहाँ पर इसकी जगह 1/2 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कभी ऐसा फार्मूला तुम देखिए, कभी ऐसा तुम देखिए कि कोई सूत्र हो यहाँ 1/2 हो, या तो 2 देखोगे या तो 3 देखोगे या 4 देखोगे। यानी जब भी परमाणु किसी दूसरे परमाणु से क्रिया करता है हमेशा सरल गुणित अनुपात में, मतलब इनकी संख्या पूर्णांक रहेगा। क्या रहेगा? पूर्णांक रहेगा। ये डाल्टन का नियम। अब समझ में आया? यानी जब भी आएगा कि हाँ जैसे अरे निकाले हो भैया तुम लोग, उसे कौन सा केमिस्ट्री में फार्मूला करते हैं, मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र, याद है? मूलानुपाती सूत्र में क्या करते हैं? हाँ, इसका मूलानुपाती सूत्र क्या है? 1:2:1 है कि नहीं? ये क्या बताता है, कुछ पता है? बताओ क्या, इससे क्या फायदा है? तो जब ये संख्या ही पता है तो 6 से भी तो संख्या पता था। किसी भी चीज का मूलानुपाती सूत्र क्यों निकालते हैं? बस निकाले हैं, निकाल लेते हैं, किताब में दिया है सर। अणुसूत्र उसका टोटल होता है सर, ये भी पता। क्यों निकालते हो सर? किताब में लिखा है, इतने बड़े बड़े राइटर लिखे हैं सर, तो आप काहे पूछ रहे हैं कुछ कोई चीज? इतने बड़े राइटर हैं, उससे बड़े आप कैसे हो सकते हैं? हर चीज का लॉजिक होता है। अब इसके एग्जांपल दें, जैसे मान लो कि यहाँ पे 4 लोग हैं, इसमें कितने हैं भाई? बहुत बड़ा एग्जांपल लेंगे तो हम फंस जाएंगे ना। 12 से 18, 18 से 24, 24 तो आराम से आ जाएंगे। ये 6 लोग हैं, मान लो इनकी गैंग है। क्या है इनकी? गैंग। जैसे हम लोग यहाँ गैंग चलता है ना, देखते नहीं हो आजकल शहरों में गैंग बना के लड़के चलते हैं। गैंग का एक नाम रहता है। यहाँ इधर का कौन सा गैंग है बताओ? अपने मिर्जापुर का कौन सा गैंग है? हाँ बताओ बताओ, नाम बताओ। उस गैंग का नाम बताओ जो 6 गैंग मिर्जापुर के हैं। इसमें लोफर लफेरे लोग बाइक से आते हैं, पूरा ग्रुप से। उस गैंग का कोई मार खा जाएगा तो फोन करेंगे तो पूरे गैंग के लड़के आ जाएंगे। वो अपने वाले गैंग को फोन करेगा, पूरे उस गैंग के लड़के आ जाएंगे, कहेंगे पॉलिटेक्निक में मिल लो। जानते हो पॉलिटेक्निक में मिलने का क्या मतलब है? यहाँ देखो, मूलानुपाती सूत्र क्यों निकालते हैं? इससे ये पता चलता है कि यदि आपको क्या बनाना है, जैसे ये क्या है, चीनी है, नहीं ग्लूकोज है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज के एक अणु को अगर आपको बनाना है, अगर आपको ग्लूकोज के एक अणु को बनाना है तो उसमें कितना कार्बन, कितना हाइड्रोजन, कितना ऑक्सीजन होना चाहिए। जैसे आपको चाय बनाना है, क्या बनाना है? चाय। तो कितना पानी, कितना चीनी, कितना चाय होना चाहिए। अच्छा, आपको चाय तो बनाने आ गया। जैसे घर की महिलाएं होती हैं, मान ले घर में 6 लोगों के सदस्य, 6 लोगों का खाना बड़ा टेस्टी बनाती है। ना तो नमक ज़्यादा होगा, ना तो उससे मिर्च ज़्यादा होगा, कुछ भी ज़्यादा नहीं होगा, रोज़ खाना बढ़िया बनता है। परंतु एक दिन 1000 लोगों का खाना बनाना हो, देख ले या तो नमक ऐसा हो जाए, या फिर इसमें कम पता ही नहीं चलेगा नमक कहाँ है, और मिर्चा हो सका तो पता ही चले। मतलब ऐसी स्थिति होगी, या तो सीमा इस पार या तो सीमा उस पार। मगर जब हलवाई आता है, हलवाई, उससे 2 लोगों का खाना बनवाओ,
वही बना लेगा, क्या नहीं बना लेगा। उसे रेशियो पता है ना, उसे क्या पता है, रेशियो। पहले वो पूछेगा हलवाई सामान नहीं लिखवाते हैं, बताओ हलवाई का सामान लिखवाते हैं, पहले कितने लोगों का व्यवस्था है, तुम कहोगे 500 कहेगा अच्छा ठीक है, आइटम क्या क्या चाहिए, ये रसगुल्ला गुलाब जामुन ये वो जो भी है। अब वो धड़ाधड़ लिखेगा, चलिए लिखिए सामान 500 लोगों के लिए। उसे क्या पता है, रेशियो पता है। तो किसी भी चीज़ का मूलानुपाती सूत्र हम इसी वजह से निकालते हैं कि हमें एक रेशियो पता रहे कि इसी रेशियो में चलेंगे तो धड़ाधड़ बनता चला जाएगा, इसलिए केमिस्ट्री में मूलानुपाती सूत्र निकाला जाता है। आया समझ में। और अणसूत्र क्या बताता है कि फाइनली जब तैयार होगा कितने इतने आपको 100% मिल जाएंगे, वो अणसूत्र होता है। अब समझना, इसलिए निकाला जाता है, ये नहीं कि यहाँ से ऐसे काट दिए वैसे काट दिए। और उसी चीज़ के बारे में कौन दिए हैं, कौन दिए हैं, जॉर्ज डाल्टन कह रहे हैं कि जब भी आप देखेंगे किसी भी यौगिक के अणु को देखेंगे तो उसमें जो तत्व उपस्थित होंगे उनके परमाणुओं का अनुपात क्या होगा, सरल गुणित अनुपात होगा, यानी दशमलव आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है। एक लड़के में अभी क्लास दे रहा था, तो हाँ अभी याद नहीं है, वो लड़का पता नहीं कहाँ से प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ के रखा था। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम होता है ना, CaSO हाफ होता है ना, शायद नहीं, मैं कंफर्म हूँ, शायद वो नहीं चलेगा। अब उस लड़के के सामने पता नहीं कहाँ से तड़ाक के बोला पूरी क्लास में, बोला कि सर आप क्या बात करते हैं, देख रहे हैं हाफ H2O है, तो ये बताओ हाफ H2O किसका है, परमाणु का है कि अणु का है, H2O अणु है, उसका हाफ हुआ है, उसका हाफ हुआ है। अणु का हाफ हो सकता है परंतु परमाणु का हाफ तिहाई चौथाई नहीं हो सकता है। ध्यान दीजिए, समझ आ गया। देखिए इस नियम को लिखियो, सरल गुणित अनुपात में ये लिख दिए। अगला नियम चलो, दूसरा नियम था ना ये, और चौथा बोलेंगे ना, चौथा नियम देखिए। चौथा नियम डाल्टन क्या कहते हैं, आप भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु को ले लीजिए, उसका द्रव्यमान कभी समान नहीं होगा। कहीं न कहीं इनके दिमाग में केमिस्ट्री का एक पोर्शन हमें लगा है फिर जुड़ा हुआ है। हाँ टाइम हो गया, इतना जल्दी। अच्छा चलो इसे सुन, इसे खत्म कर लो, ठीक है। वो क्या बताते हैं कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान आपस में क्या होते हैं, समान नहीं हो सकते हैं। लिखो, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान, हाँ चौथा है, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान आपस में समान नहीं हो सकते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान आपस में समान नहीं हो सकते हैं। और पांचवा इसी का क्या है, अपोजिट। पांचवा नियम लिखिए, एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणुओं का द्रव्यमान एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणुओं के एक ही तत्व के भिन्न भिन्न परमाणुओं के द्रव्यमान अलग अलग नहीं हो सकते हैं। अलग अलग नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब क्या ये कह रहे हैं जानते हो, इनका कहना है कि कभी भी हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के समान द्रव्यमान नहीं होगा। सही बात है, होता भी नहीं, परंतु कुछ है ना जिनका समान हो जाता है, जिन्हें संभारित करते हैं। जैसे कैल्शियम का पोटेशियम से इनके द्रव्यमान लगभग आपस में समान हो जाते हैं। यानी कहने का मतलब कि जॉन डाल्टन कहीं न कहीं समस्थानिक और संभारित में भी क्या हो गए, लटक गए, उन्हें पता नहीं था। और अगर ध्यान से आप देखिए केमिस्ट्री में, तो जब आप पढ़ते हैं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट, तो उसमें क्या है, यही कहानी है
पहले तो ऐसे ही चालू होता है ना, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण के परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, यानी सब कुछ भार पे लास्ट में फिर परमाणु क्रमांक पे। जैसे उसमें भी क्या था, ज्ञान का थोड़ा सा लैकनेस था, कमी था, ऐसे इसमें भी है ना। चलिए कल से आप लोग आएंगे तो क्या पढ़ाएंगे आपको, रदरफोर्ड पढ़ाएंगे।